Hi guys, so we are going to start lesson 15 of Modern India Tamil Nadu class 12, and this lesson is about Indian national movement from the period 1905 to 1916. So 1905 to 1916 is a period of extremist nationalism. Extremist का period था ये, and we have already studied about moderates in the last chapter, which was actually from 1885 to 1905 because in 1885 Indian National Congress came up. Okay, so now we will study about the extremist nationalism in this chapter. So let's start. So what were the causes for the rise of extremism? These extremist nationalists actually ये क्यों आए forefront पे? So see extremists basically उनका फंडा ये था कि वो जो moderates का जो फॉर्मूला था 3 P's का petition prayer protest मतलब होता है ना प्यार से हम ब्रिटिशर्स को कन्विंस करके अपने राइट्स लेंगे वो चीज़ नहीं यहाँ पे इनको एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट का फंडा ये था कि हमें बोल्ड मीन्स के थ्रू अब एकदम फाइट करके अपने राइट्स को लेना है सॉफ्ट तरीके से चीज़ें नहीं वर्क कर रही हैं और ये क्यों हुआ उसके कॉजेस क्या थे वो आप देखो फर्स्ट फेलियर ऑफ द मॉडरेट्स ऑफ कोर्स क्योंकि ऑब्वियसली मॉडरेट्स वर नॉट एबल टू अचीव समथिंग वेरी ग्रेट अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो पीपल वुड नॉट हैव considered them like होता है ना फिर वो उसी चीज को फॉलो किया जाता but it was not happening I mean the only significant achievement was increasing association of Indians in Indian Councils Act of 1892 तो उसके अलावा ऐसा कुछ अचीवमेंट नहीं हो रहा था मॉडरेट्स के इतने मेहनत के बाद भी तो वो एक रीजन था सेकेंड रीजन था फेमीन एंड प्लेग ऑफ 1896 टू 1907 आई मीन इतनी सफरिंग हुई मासेस की कि उससे भी एक चीज दिखा कि ब्रिटिशर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ इंडियंस दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन देयर वेलफेयर तो दैट वाज आल्सो वन फैक्टर दैट नाउ वी नीड टू गिव अ हार्ड फाइट टू ब्रिटिशर्स third was economic conditions of the people which was obviously getting worsened I mean agar some power wants to give you some good life then the economic condition will get better not it will not get worse and it was getting worse of India so that was also one of the factors for the rise of extremism fourth was ill treatment of Indians in South Africa so in South Africa basically बहुत ही racial discrimination हो रही थी जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने वहां पे फिर फाइट भी की थी वो पॉपुलर हो गए थे और उसके बाद वो इंडिया आए थे तो फिर उन्होंने यहाँ पे भी अच्छे काम किए तो जो फोर्थ रीजन था वो ये भी था कि इससे भी एक फीलिंग आ रही थी कि ब्रिटिशर्स एक्चुअली कंसिडर इंडियंस एज इंफीरियर तो दैट ऑल्सो गिव लॉट ऑफ एंगर एंड anguish to hear the nationalist and that is why that extremism also came into forefront and fifth factor which was very important was that Russo-Japanese War of 1904 to 1905 Russo-Japanese War is like war between Japanese and Russians so इसमें जापान ने रशिया को हरा दिया था and Russia was a big European power at that point of time so defeating Russia by Japan defeating Russia, that was a big deal. So Indians felt that if Japan could defeat Russia, then we could also defeat Britain. So that was one feeling which gave a huge sense of confidence और इसलिए भी फिर लोगों को लगा कि चलो एक strong fight देनी है हमें. But again, the immediate cause for the rise of extremism was reactionary rule of Lord Curzon. So as we saw that in the revolt of 1857, there were many factors behind that but the immediate reason was that rifle so यहाँ पे भी वैसे ही है कुछ एक immediate cause होगा जिसके वजह से वो final एक spark जो है वो मिला और वो था लॉर्ड कर्जन के अपनी कुछ भयानक अच्छे अच्छे एक्ट्स ला रहे थे वो इतने कंट्रोवर्शियल उन्होंने लाए कि मतलब उन्होंने इतना फोर फ्रंट पे दिखा दिया कि यू नो इट इज ऑल अथॉरिटी एंड नो एम्पैथी तो इसीलिए कहीं ना कहीं फिर ये क्लियर हो गया था कि इट इज नॉट अबाउट वेलफेयर ऑफ इंडिया एनी मोर ठीक है सो कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 में उन्होंने इंडियंस का जो कंट्रोल था वो रिड्यूस कर दिया यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 में उन्होंने होता है ना आपकी ऑटोनॉमी छीन ली यूनिवर्सिटीज की इलेक्टेड मेंबर्स को रिड्यूस कर दिया तो ये सब कुछ कर रहे थे वो फिर सेडिशन एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में मतलब सेडिशन एक्ट तो वही था कि आप कुछ भी अगर ब्रिटिशर्स के खिलाफ टाइप काम करोगे न्यूज़पेपर में भी कुछ लिख दोगे तो आपका सेडिशन एक्ट लगा देंगे जेल में डाल देंगे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट भी मतलब ये सारे एक्ट्स कहीं ना कहीं फ्रीडम उठा रहे थे लोगों का ठीक है फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 तो मतलब वो फाइनल होता है ना नेल इन द कॉफिन वाली बात थी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 ने तो मतलब एकदम ही क्लियर कर दिया कि दे जस्ट वांट टू डिवाइड इंडिया उनको बस अपने फायदे देखने हैं और उसके लिए वो लोग कुछ भी कर रहे हैं ओके
सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सट्रीमिस्ट वाज स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड नॉट जस्ट सेल्फ गवर्नमेंट। तो जैसे मॉडरेट्स का क्या था कि दे वांटेड सेल्फ गवर्नमेंट विद इन ब्रिटिश एम्पायर, कि हम ब्रिटिश के अंदर ही रहेंगे लेकिन रूल इंडियंस ही करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, आप रखो हमें अपना ब्रिटिश एम्पायर का पार्टी। बट एक्सट्रीमिस्ट का फंडा वो नहीं था, दे वांटेड स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जस्ट थ्रो ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया, कि नहीं यू जस्ट गो आउट ऑफ इंडिया, वी विल रूल आवरसेल्व्स, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमें। और मेथड्स इनके क्या थे, दे बेसिकली दे हैड द स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। मतलब इनको पूरा भरोसा था कि अगर हम पूरे फोर्स के साथ लड़ेंगे, होता है ना, अपने पे रिलाई कर रहे थे ये लोग, ऐसे कुछ और नहीं। और सेल्फ डिटर्मिनेशन कि अगर हमने पूरी अच्छी स्ट्रांग फाइट दी ब्रिटिशर्स को तो इनको जाना ही पड़ेगा यहाँ से। सो दैट वाज लाइक ये लोग काइंड ऑफ हार्ड मेथड्स में बिलीव करते थे, वो सॉफ्ट मेथड्स में नहीं, कि होता है ना प्रेयर्स पिटिशंस प्रोटेस्ट, नहीं। उनको था कि अब हो गई, बातों से नहीं मानने वाले ये लोग, वी नीड टू गिव देम अ स्ट्रांग फाइट। तो इनके मेथड्स क्या थे कि हम कोऑपरेट ही नहीं करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, वी विल बॉयकॉट गवर्नमेंट कोर्ट स्कूल्स कॉलेजेस, ठीक है। देन स्वदेशी को प्रमोट करेंगे, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, जो भी फॉरेन बाहर से गुड्स आते हैं हम खरीदेंगे ही नहीं, हम यूज ही नहीं करेंगे, हम यहाँ के बनाए हुए गुड्स को ही करेंगे, स्वदेशी मतलब खुद के देश में बना हुआ। तो ये सब करेंगे और नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, मतलब इंट्रोडक्शन एंड प्रमोशन, मतलब इंट्रोड्यूस करेंगे प्रमोट करेंगे। वहां पे ऐसे क्या हो रहा था कि मिशनरीज आ रहे हैं और अपना इंग्लिश एजुकेशन का ही पूरा बस प्रमोशन हो रहा है। सी इंग्लिश एजुकेशन इज नॉट बैड बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग योर ओन कल्चर, राइट। सो दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ ब्रॉट इनटू फ्रंट कि नेशनल एजुकेशन विल बी देयर, मतलब यहाँ के ही लोग स्कूल्स एस्टैब्लिश करेंगे, कॉलेजेस एस्टैब्लिश करेंगे और उसमें बच्चे पढ़ेंगे। तो उससे क्या होगा कि वो जो एक इफेक्ट ब्रिटिशर्स डाल रहे थे स्टूडेंट्स के ऊपर वो नहीं आएगा। एंड पीपल विल ऑल्सो गेट द सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस दैट या वी आर केपेबल ऑफ एजुकेटिंग आवरसेल्व्स। होता है ना, ऐसा नहीं है वी डोंट डिपेंड ऑन अ कंट्री अदर देन आवर ओन, लाइक वी डोंट डिपेंड ऑन सम सेट ऑफ पीपल अदर देन आवर ओन पीपल, ऐसे हम इंफीरियर लोग नहीं है, वी हैव गुड पीपल अमंग अस जो हमें एजुकेशन दे सकते हैं। सो दैट फीलिंग वाज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ विल स्टडी अबाउट लीडर्स ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट। तो कौन कौन आगे वाले लोग थे जो एकदम लीड कर रहे थे इस पूरे मूवमेंट को। तो आप लोगों ने सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो अभी सुन लीजिए। लाल बाल पाल बोलते थे, तो लाल बाल पाल में लाल वॉज लाला लाजपत राय, बाल वॉज बाल गंगाधर तिलक एंड पाल वॉज बिपिन चंद्र पाल। तो ये लोग सबसे टॉप एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे। और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का टाइटल भी दिया गया था फॉर इज गुड वर्क। और बाल गंगाधर तिलक ने दो न्यूज़पेपर्स निकालते थे ये वीकलीज, महारट्टा एंड केसरी, ठीक है। महारट्टा जो थी ये इंग्लिश में होती थी और केसरी होती थी मराठी में, ठीक है। तो ये दो न्यूज़पेपर्स ही निकालते थे। और इनको दो बार जेल भेज दिया था ब्रिटिश ने नेशनलिस्ट एक्टिविटीज के लिए। ऑफ कोर्स आई मीन ये काम करते थे जो भी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज करते थे, तो ब्रिटिशर्स इन्होंने इन्होंने दो बार जेल भेजा था। और 1908 में तो मैंडेले ही रिपोर्ट कर दिया था 6 साल के लिए, जिसकी वजह से बीच में बहुत गैप रहा था इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट में भी, क्योंकि कोई होता ना स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था, ठीक है। फिर फाइनली जब ये वापस आए उसके बाद इन्होंने पहले तो हाथ मिलाया इंडियन नेशनल कांग्रेस से, क्योंकि स्प्लिट हो गई थी 1907 में कांग्रेस, ठीक है, वो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच की लड़ाई की वजह से, मतलब दोनों की होता है ना वो बातचीत। इन लोगों का था कि नहीं हमें स्वराज चाहिए और मॉडरेट्स का था कि नहीं इतना फोर्स के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम धीरे धीरे बढ़ेंगे प्यार प्यार से ब्रिटिश के साथ। तो इसी वजह से लास्ट में सूरत स्प्लिट हुई थी 1907 में, जिसमें दोनों मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे। और फाइनली मतलब एक्सट्रीमिस्ट को ही भगा दिया था उन्होंने कांग्रेस से, मॉडरेट्स रह गए थे, ठीक है। तो फाइनली जब जेल से वापस आए थे तिलक, तो उनको समझ में आ गया कि ऐसे अलग अलग करके काम नहीं चलेगा। तो और उनको ये भी समझ में आ रहा था कि ब्रिटिशर्स खेल रहे हैं उनके साथ डिवाइड एंड रूल वाली बात। तो इसीलिए फिर ये मिलकर आए, वापस से एक्सट्रीमिस्ट घुसे कांग्रेस में। और उसके बाद इन्होंने होम रूल लीग चलाया था। होम रूल लीग में ये लोग बोले कि ठीक है हमें सेल्फ गवर्नमेंट ही चाहिए, ठीक है। उनको समझ में आ गया कि अभी एक बारी में एकदम से स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस बोलने का कोई मतलब नहीं है, तो स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस पहले अर्न करते हैं, नहीं तो जेल में रहेंगे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो होम रूल लीग लाया था 1916 में एट पूना। एक्चुअली पूना नहीं है, ये बेलगांव है। पता नहीं ये यहाँ पे गलत लिखा है, क्योंकि मैंने सर्च किया तो आई फाउंड दैट द होम रूल लीग विच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय तिलक इन 1916 इट वाज एट बेलगांव, ठीक है। मतलब ऑफिसेज और बहुत जगह थे, बट जो फर्स्ट ऑफिस था वो बेलगांव था। तो आप देख लेना, आप लोग भी एक बार देख लेना, ठीक है। एंड ही हैड गिवन द स्टेटमेंट स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। तो ये बहुत ही पॉपुलर लाइन है उनकी कि ये होता है ये मेरा बर्थ राइट है स्वराज, एंड मैं इसको इन एनी हाउ
पार्क कर रहा हूँ टाइप्स. ओके. So second popular leader, Lal Bal Palke Lal wale part, Lala Lajpat Rai. He was also known as Lion of Punjab, and he had played a very important role in the Swadeshi movement, जो partition of Bengal के बाद हुई थी. And he founded Indian Home Rule League in US in 1916. तो इन्होंने इंडिया में नहीं, इंडिया में तो एनी बेसेंट और तिलक ने एस्टैब्लिश किया था होम रूल लीग, इन्होंने यूएस में एस्टैब्लिश किया था. तो ये भी आप याद रख सकते हैं. ही वॉज ऑल्सो डिपोर्टेड टू मैंडले ऑन द ग्राउंड ऑफ सेडिशन, क्योंकि वही मतलब ब्रिटिशर्स के को जो काम पसंद नहीं आता था वो सेडिशन हो जाता था. तो इनको भी मैंडले डिपोर्ट कर दिया गया था. और साइमन कमीशन जो हमने पॉलिटी के चैप्टर में पढ़ा है, आई थिंक पार्ट 3 में है. तो पार्ट 3 में हमने पढ़ा था कि साइमन कमीशन आती है 1919 के बाद. 1919 में बोला गया था एक कमीशन आने वाली है, वो देखेगी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 आई थी वो कितना अच्छा काम की एंड ऑल दैट, उस पे कमेंट करेगी. तो साइमन कमीशन उसी के लिए बनाई गई थी, लेकिन उसमें सारे मेंबर्स ब्रिटिश थे, और इसी वजह से जो इंडिया के जो सारे पार्टीज थे उन्होंने बॉयकॉट किया था उस साइमन कमीशन को. और इसी में एक प्रोसेशन था जो लाला लाजपत राय लीड कर रहे थे, और उसमें लाठी चार्ज हो गई थी और इतनी फेटल इंजरीज हुई थी उनकी कि उनकी डेथ हो गई थी. सो ही डाइड ऑन November 17, 1928, एंड दैट एक्चुअली गेव अ वेरी बिग पुश टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्योंकि ये बहुत दिल पे लगी थी लोगों के, क्योंकि बहुत बड़े लीडर थे तभी के. तो इनकी डेथ होनी वैसे दैट वाज अ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल इवेंट. तो वो बहुत तकलीफ वाली बात थी. तो उसके लिए फिर से बहुत एक स्ट्रॉन्ग पुश मिला था इंडियन नेशनल मूवमेंट को उसके बाद, टू फाइट अगेंस्ट दिस. नेक्स्ट जो लीडर है लाल बाल पाल के पाल वाले पार्ट, दैट इज बिपिन चंद्र पाल. तो ही वाज ही स्टार्टेड एज अ मॉडरेट. तो ये पहले शुरू जब किए थे तो मॉडरेट थे, लेकिन फाइनली जब इनको देखा कि कहीं पे कुछ बढ़ नहीं रहा आगे, तो ही टर्न एन एक्सट्रीमिस्ट. एंड ही ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्वदेशी मूवमेंट, एंड ही वॉज ही गेव वेरी पावरफुल स्पीचेस एंड राइटिंग्स, एंड ही इज नोन एज फादर ऑफ रिवॉल्यूशनरी थॉट्स इन इंडिया. सो यू शुड नो दिस एज वेल. नेक्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर. और बड़ी ही आयरॉनिकल बात है कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, लेकिन बाद में जब ये रिटायर कर जाते हैं पॉलिटिक्स से, तो इन्होंने फिर ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव कर गए थे ये. तो औरोबिंदो घोष. सो बेसिकली घोष एंड पाल को चीफ एक्सपोनेंट्स बोला जाता था ऑफ द न्यू नेशनल मूवमेंट, वेयर दे वर टॉकिंग अबाउट पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, स्वदेशी मतलब होता है ना कि हमारे अपने गुड्स, फिर बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन. तो ये जो पूरा एक नया नेशनल मूवमेंट उठकर आया था, जो मॉडरेट्स नहीं लेकर आए थे. मॉडरेट्स का तो वो रिक्वेस्ट वाला टाइप का था ना, बट यहाँ पे इन्होंने पूरा वो जो एक होता है ना कि ब्रिटिश के अगेंस्ट जाकर काम करने वाली चीज, वो जो नया नेशनल मूवमेंट था उसके चीफ एक्सपोनेंट्स बोले जाते थे औरबिंदो घोष एंड बिपिन चंद्र पाल को. ठीक है. तो इन्होंने बहुत सारे यूथ क्लब्स एस्टेब्लिश किए थे, इंक्लूडिंग द अनुशीलन समिति ऑफ कैलकाटा इन 1902. Okay, and he was arrested in May 1908 in Alipur bomb case, which is also known as Murari Pukur conspiracy और मानिकतोला bomb conspiracy. ये बहुत ही पॉपुलर कॉन्स्पिरेसी है, मतलब केस है. तो इसमें ये अरेस्ट हो गए थे, और उसके बाद जब ये रिटर्न हुए थे तो फिर उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी पॉलिटिक्स से, और फिर ये पौंडीचेरी में सेटल हो गए थे जो फ्रेंच टेरिटरी थी तभी. एंड ही डेवलप्ड अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कॉल्ड इंटीग्रल योगा. तो ये मतलब औरोबिंदो सर तो काफी पॉपुलर है, औरोबिंदो आश्रम है, तो पता ही होगा आप लोगों को. नहीं है तो गूगल करके देख लीजिए. ठीक है. और कभी घूमना हो तो चले जाइएगा. ओके. सो यप, ये इतना चीज नहीं लिखा हुआ है तमिलनाडु की क्लास में, बट मैंने सोचा थोड़ा सा इंक्लूड कर देते हैं. कुछ भी नहीं था, 2 लाइन था, तो आई वाज लाइक यार कुछ तो अच्छा बात कर ही लेते ना औरोबिंदो घोष सर के बारे में भी. सो लेट्स प्रोसीड. So finally, partition of Bengal came into effect on 16th of October 1905. Lord Curzon का actually main काम था. And that day it was a day of mourning in Bengal, and the people had like lots of protest meetings, and people tied rakhis on each other's hands. And finally this anti-partition movement actually turned into Swadeshi movement, जहाँ पे मतलब लोग indigenous goods को promote कर रहे हैं और फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर रहे हैं. तो मैनचेस्टर क्लोथ, फिर लिवरपूल सॉल्ट, ये सब को बॉयकॉट कर रहे हैं, कोई यूज नहीं कर सकता इनको. तो
बहुत अलग लेवल का एकदम स्वदेशी मूवमेंट, वो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट ये बन गया था, एंटी पार्टीशन मूवमेंट, ठीक है। और फिर इसी वजह से ये जो पूरा माहौल सेट था, इसी वजह से जब 1906 में कैलकाटा सेशन हुई थी कांग्रेस की, कैलकाटा में सेशन हुई थी उस साल, और दादा भाई नौरोजी थे प्रेसिडेंट। तो उस साल एक्सट्रीमिस्ट ने बिल्कुल फोर्स किया दादा भाई नौरोजी को टू स्पीक ऑफ स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, विच वाज ऑब्वियसली नॉट अ मॉडरेट डिमांड, क्योंकि मॉडरेट्स को कभी स्वराज नहीं चाहिए था, दे वांटेड सेल्फ गवर्नमेंट विद इन ब्रिटिश एम्पायर। तो बट क्योंकि तभी पूरा एक्सट्रीमिस्ट के इन पावरफुल हो गए थे काइंड ऑफ, तो इसीलिए वो लोग कुछ ज्यादा कर नहीं पाए। और जो बॉयकॉट, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन, ये सारे के रेजोल्यूशंस पास हुए उस बार। ओके, एंड फाइनली 1907 सूरत स्प्लिट हुई, क्योंकि 1906 में तो किसी तरह मनवा लिया था एक्सट्रीमिस्ट ने, लेकिन 1907 में जहाँ पे कि एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट बने, लेकिन बन गए थे राज बिहारी घोष, जो मॉडरेट्स जिनको चाहते थे। तो क्योंकि ये राज बिहारी घोष मॉडरेट थे, तो उन्होंने फाइनली जो भी एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि होता है ना हम पूरा पैन इंडिया करें मूवमेंट को एक्सटेंड, सारी बातें तो ऑब्वियसली नहीं मानी गई, और इसीलिए फिर फाइनली स्प्लिट हो गया था कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में। और एक्सट्रीमिस्ट बाहर निकल गए थे कांग्रेस के, विच वॉज द टीम वॉज लेड बाय ऑब्वियसली तिलक, बाल गंगाधर तिलक एंड अदर्स। ओके, so Swadeshi movement was all about, boycott of everything British and promotion of everything Indian. Okay, so boycott of government service, courts, schools and colleges, foreign goods, and promotion of Swadeshi goods, जो देश में बने हुए, indigenous goods, जो इंडिया में बने हुए। Promotion of national education, establishment of national schools and colleges, होता है ना कि अपने से हमारे अपने national schools और colleges, ये सब establish किया गया, national education promote किया गया। एंड ऑब्वियसली इसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ प्यार तो दिया नहीं होगा, तो गवर्नमेंट अडॉप्टेड सेवरल टफ मेजर्स। वंदे मातरम बोलना फॉरबिडन हो गया था। स्कूल्स और कॉलेजेस को वार्निंग मिली कि अगर आप अपने स्टूडेंट्स को इसमें पार्टिसिपेट करने दोगे तो जो आपको फंडिंग मिलती है हम रोक देंगे। फिर एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड औरबिंदो घोष ऑल वेर इम्प्रिजेंट एंड डिपोर्टेड, तो इन सबको जेल करके डिपोर्ट कर दिया गया था। तो बिल्कुल वो मूवमेंट जो है आपका वीक हो गई उसके बाद, ठीक है। सो या, तो फाइनली अचीवमेंट्स क्या थे एक्सट्रीमिस्ट के? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट दे वर द फर्स्ट टू डिमांड स्वराज एज अ मैटर ऑफ बर्थ राइट, किसी ने पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की, स्वराज की बात की। सो दैट वाज द फर्स्ट मेजर अचीवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। सेकेंड थिंग, दे ब्रॉडेंड द सोशल बेस ऑफ द नेशनल मूवमेंट, क्योंकि ये जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट हुई थी, स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट हुई थी, इसमें सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे, विमेन, स्टूडेंट्स, एवरीबडी। तो ये पूरा जो सोशल बेस है इसको ब्रॉडन कर दिया था। जब मॉडरेट्स कर रहे थे तो वहां पे क्या था कि एक एलिट सेक्शन ऑफ पीपल थे, पढ़े लिखे एजुकेटेड एलिट सेक्शन, वही लोग डिसाइड करते थे कि क्या डायरेक्शन होने वाला है, और अपने डिमांड्स रखते थे, और फिर ब्रिटिश का मन होता था तो सुनते थे, नहीं तो नहीं सुनते थे। बट ये जो एक्सट्रीमिस्ट जब आए तो इन्होंने मूवमेंट में क्या किया कि लोगों को पार्टिसिपेट करवाया, तो क्या हुआ कि सोशल बेस बढ़ गया मूवमेंट का, नेशनल मूवमेंट का, लोग जुड़ गए ज्यादा इसमें, ठीक है। एंड दे वर द फर्स्ट टू ऑर्गेनाइज एन ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट। तो क्या हुआ कि ये मूवमेंट जो है स्वदेशी मूवमेंट, ये एक ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट की तरह काम आई, भले ही वो फुल्ली वैसे एक्सटेंड नहीं हो पाई थी, लेकिन उसका इफेक्ट पूरे तरीके से गया था, और इसीलिए ये ऑल इंडिया चीज आई ड्यू टू एक्सट्रीमिस्ट, द मूवमेंट, द स्वदेशी मूवमेंट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, टू अराउज दैट नेशनल कॉन्शियसनेस अमंग पीपल, टू make people believe that they need to fight against British, they need to unite and fight against British. So that was a very important part at that point of time. तो वो भी एक चीज लाया था एक्सट्रीमिस्ट ने। और फाइनली 1906 में बनी थी मुस्लिम लीग। सो हाउ डिड इट हैपन? सो दिसंबर 1906 इन ढाका देयर वाज अ मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम्स ऑब्वियसली टुगेदर गैदर हुए थे, और इस मौके का फायदा उठाते हुए नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, उन्होंने प्रपोज किया कि हम एक इंडियन मुस्लिम लीग बनाते हैं, मुस्लिम लीग बनाते हैं, कांग्रेस जैसे बनी हुई थी उस हिसाब से, उसी लाइन पे, जो मुस्लिम इंटरेस्ट को देखेगी, ठीक है। तो फाइनली सब मान भी गए, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गई ऑन December 30, 1906। तो और इन लोगों की पहली अचीवमेंट जो थी, दैट वाज सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स इन द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, which is also known as Morley Minto reforms, because Morley was the Secretary of State for India at that point of time, and Minto was the Viceroy of India at that point of time, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मुस्लिम लीग के लिए, और ये किया ही गया था, वो कैरेट एंड स्टिक जो होता है ना, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी,
कैरेट एंड स्टिक तो नहीं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, कि हम मुस्लिम्स को प्यार से रखेंगे तो ये लोग हमारे कॉन्फिडेंस में रहेंगे, तो हमें फाइट करने में आसानी होगी इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो ये ही इनका फंडा था, और ये लोग खुश हो रहे थे कि चलो हमारी बातें सुनी जा रही है, मुस्लिम इंटरेस्ट देखा जा रहा है, तो ऐसे ही ये लोग चल रहे थे। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी वो थी कि मतलब मैंने मेंशन कर दिया तो मैं बता देती हूँ कि कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी वाज कि होता है ना, ये लोग क्या करते थे कि एक्सट्रीमिस्ट को पूरा होता है ना दबा, पहले कैरेट देंगे मॉडरेट्स को, मतलब उनको एक काइंड ऑफ झांसा देंगे कि हम आपके लिए रिफॉर्म्स ला रहे हैं, ठीक है। तो मॉडरेट्स क्या करेंगे कि वो मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना कम कर देंगे, और जब जैसे ही मॉडरेट्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा एक्सट्रीमिस्ट को, तो वीकेंड हो जाएगा मूवमेंट। उसके बाद स्टिक से एक्सट्रीमिस्ट को दबा देंगे, मतलब सप्रेस कर देंगे मूवमेंट को। तो ये थी कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। और ये मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला डिवाइड एंड रूल था, कि होता है ना, एक को फायदा दो दूसरा को मत दो। इससे क्या होगा, एक डिवीजन बन जाएगा दोनों में ही, कि दूसरे वाले को लगा कि उसके वजह से मेरा नुकसान हो रहा है काइंड ऑफ। तो दैट इज वन थिंग विच वाज बीइंग प्लेड बाय ब्रिटिशर्स। And finally, in 1916, जो Congress session हुई at Lucknow, in that the divided Congress became united after a lot of efforts by Annie Besant and Bal Gangadhar Tilak. और ये लोग साथ आए, इनको समझ आ गया था कि अलग अलग काम करने से काम चलेगा नहीं, so they came together. And also a very significant event happened at this session, that was Lucknow Pact, which was coming together of Indian National Congress and Muslim League, which was a very very important step in Hindu Muslim unity. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, तो आपको पता होना चाहिए कि लखनऊ पैक्ट जो साइन हुई थी वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच साइन हुई थी इन 1916 एट लखनऊ सेशन, and the president of this session was Ambika Charan Majumdar. So any important session you should know who was the president of that. And thanks to my brother who actually pointed out this to me कि उन्होंने मुझसे पूछ दिया ऐसे कि 1916 का इस सेशन का प्रेसिडेंट कौन था, and that is when I felt कि oh yes, I should include this in the slide. So yeah, I did that. And as we already said that in 1916 होम रूल मूवमेंट लाया गया था। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक लेकर आए थे एट बेलगांव। बुक में पूना लिखा हुआ है, इसलिए मैंने उसको स्ट्राइक करके बेलगांव लिखा है कि आपको पता हो कि वहां पे पूना लिखा हुआ है, बट आई फाउंड इट रॉन्ग। And the home rule league established by Bal Gangadhar Tilak was in Maharashtra, but except Bombay, Karnataka, Berar, and the central provinces. रुकिए मैं अपने रेड पेन से दिखाती हूँ। हाँ, महाराष्ट्र एक्सेप्ट बॉम्बे, कर्नाटका, बिरार एंड द सेंट्रल प्रोविंसेस। तो इनके सिर्फ 6 ब्रांचेस थे, हेडक्वार्टर्स दिल्ली में थी, ठीक है। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपना होम रूल एस्टेब्लिश किया, कहाँ पे, मद्रास में। इनके थे 200 ब्रांचेस ठीक है। तो मतलब जितने बाल इनके बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन थी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने जहाँ अपनी जगह पे एस्टेब्लिश किया, उसको छोड़कर बाकी जगह पे एनी बेसेंट ने अपना होम रूल एस्टेब्लिश किया, ठीक है। इसीलिए ये थोड़ा वीकर था, क्योंकि अभी इतने ब्रांचेस हो गए थे तो ये लोग इतना अच्छे से संभाल नहीं पाए थे। 200 ब्रांचेस, फुल इंडिया, मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग ज्यादा अच्छा ऑर्गेनाइज था। ओके और इसमें क्या था कि इसके पहले एनी बेसेंट ने एक प्रपोजल रखा था कांग्रेस के सेशन में, कि आप लोग अगर खुद से ये होता है ना सेल्फ गवर्नमेंट के लिए ऐसे मूवमेंट चलाओगे, लोगों के साथ इंटरेक्ट करोगे, तो हम लोग नहीं फिर होम रूल एस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर, मतलब उन्होंने कहा था कि होता है ना वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काउंसिल्स बनाओ ज्यादा कांग्रेस के, ये सब। तो जब देखा कि कांग्रेस ने कुछ एक्शन नहीं लिया, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो फिर हम लोग अपना होम रूल लीग एस्टेब्लिश कर लेंगे। तो कांग्रेस ने एक्शन नहीं लिया और इसीलिए फिर इन्होंने अपने होम रूल लीग्स को एस्टेब्लिश किया, ठीक है। और उसके बाद एक बड़ी डेवलपमेंट जो आई थी, जो हमने कल भी पढ़ा है, एक्चुअली आज पढ़ा है, सॉरी, लक्ष्मीकांत के चैप्टर में, कि 20 अगस्त 1917 को जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मॉन्टेग, ही गेव अ डिक्लेरेशन विच इज आल्सो नोन एज अगस्त डिक्लेरेशन, दैट नाउ द गवर्नमेंट पॉलिसी इज ऑफ एन increasing participation of Indians. We are going to increase the participation of Indians in every branch of administration, and there will be gradual development of self governing institutions, ठीक है। सेल्फ गवर्निंग मतलब इंडियंस ही गवर्न करेंगे, ठीक है।
with a view to the progressive realization of responsible government in India as an integral part of the British Empire। तो इन्होंने ये नहीं कहा था कि ब्रिटिश छोड़ के इंडिया जाएंगे, ठीक है। इन्होंने कहा था कि हम इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ा देंगे हर ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस भी बना देंगे। आपका रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मैंने कल भी बताया था कि वो सॉरी आज बताया था यार, सॉरी तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इज लाइक कि जब आपकी जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल होती है, मतलब लेजिस्लेचर में उनको जवाब देना पड़ता है फॉर देयर एक्शंस, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी हम लाएंगे इंडिया में, बट एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो ये कहा गया था इन ऑगस्ट डिक्लेरेशन। लेकिन पहली बार सेल्फ गवर्नमेंट की बात हुई, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात हुई, तो इसीलिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट था फॉर इंडिया। सेल्फ गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करना ही बहुत बड़ी बात थी ना, क्योंकि इसके पहले तो सेल्फ गवर्नमेंट आप बोलो तो आप सेडिशन चार्ज में फंस जाते थे। अब कम से कम ब्रिटिश ने खुद बोल दिया है ये चीज, तो अब कम से कम अगर हम डिमांड करते सेल्फ गवर्नमेंट तो हमें सेडिशन चार्ज तो नहीं लगा सकते आप। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट था कि इन्होंने खुद सेल्फ गवर्नमेंट बोल दिया था कि हाँ हम लाएंगे सेल्फ गवर्नमेंट आपके कंट्री में, ठीक है। एंड लास्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स जो इसके बाद आए थे। लाइक बंगाल में आई थी अनुशीलन समिति जुगान्तर। अनुशीलन समिति तो हमने देखा ही, बिपिन चंद्र पाल लेकर आए थे। फिर महाराष्ट्र में अभिनव भारत बाय सावरकर ब्रदर्स आया था। मद्रास प्रेसिडेंसी में भारत माता एसोसिएशन बाय नीलकांता ब्रह्मचारी। सो बेसिकली रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स क्या थे कि ये लोग होता है ना, ये लोग पर्टिकुलर एक्शंस करते थे। जैसे कि कहीं पे इनको लग रहा है कि ये ऑफिशियल अच्छा नहीं है तो उसको जाके उड़ा देंगे टाइप्स, ठीक है। तो मतलब काइंड ऑफ इनका रिवोल्ट थोड़ा वायलेंट था, ठीक है। इसीलिए इन लोगों को रिवॉल्यूशनरी बोला जाता है, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट था। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने लास्ट में इंडिया में, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि ये जो शांति आ गई थी ना मूवमेंट में, तो उसको काउंटर करने के लिए इनको लगा कि हमें कुछ तो करना होगा इस टाइम पीरियड में। तो इसीलिए रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स आ गए थे। तो बंगाल में अनुशीलन समिति जुगान्तर है, महाराष्ट्र में अभिनव भारत आई थी जो सावरकर ब्रदर्स लेकर आए थे। मद्रास प्रेसिडेंसी में भारत माता एसोसिएशन आई थी बाय नीलकंता ब्रह्मचारी। पंजाब में अजीत सिंह थे जो एक्टिव थे रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स में। और यूएसए में बनी थी एक गदर पार्टी जो लाला हरदयाल लेकर आए थे। वी विल स्टडी ऑल दिस इन डिटेल इन स्पेक्ट्रम, सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। And in London at India House, Shyamji Krishna Verma, he gathered young Indian nationalists like Madan Lal Dhingra, Savarkar, VVS Iyer and TSS Rajan. तो हर तरफ यूएसए लंदन हर जगह काम हो रहा था ये रिवॉल्यूशनरी वाला, कि कहीं से भी कुछ भी करके हमें ब्रिटिशर्स को निकालना है, डराना है उनको कि नाउ इंडियंस आर एक्टिव। तो इसी के लिए ये लोग थोड़ा वायलेंट फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज में भी चले गए थे। So practice questions time. Now first question, which among the following is not a cause for the rise of extremism? तो आप आराम से सोच लो और मैं तब तक डिस्कस करती हूँ। आप पॉज कर सकते हो, आप सारा सोच लेना फिर देख लेना ये वाला पार्ट, ठीक है। तो पहले हमने फर्स्ट ही आई थिंक शुरू शुरू में ही पढ़ा है कि लॉर्ड कर्जन की जो गतिविधियां थी, मतलब एक्टिविटीज थे, वो कुछ खास अच्छे नहीं थे। तो उसी वजह से वो इमीडिएट कॉज माना जाता है राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म के लिए, जिसमें यूनिवर्सिटीज एक्ट, फिर कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये सारे ही आते हैं। तो इसका आंसर होगा इल्बर्ट बिल, क्योंकि इसमें पूछा गया है नॉट अ कॉज, ठीक है। तो ये चीज हो गया, इल्बर्ट बिल है आंसर। मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपका सूरत स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस इन द ईयर 1907। मैं इसको कितना लिख पाऊंगी मुझे नहीं पता, मैं माउस से लिखती हूँ। वो ये बस इसके बाद मैं नहीं लिख सकती। मिसेस एनी बेसेंट एस्टेब्लिश द होम रूल लीग एट मद्रास, ये आप खुद ही समझ लो, मैंने लिख दिया मद्रास। भारत माता एसोसिएशन वाज स्टार्टेड बाय नीलकांता ब्रह्मचारी। सो दीज आर द आंसर्स और मैच द फॉलोइंग मार्की है। सो मैच द फॉलोइंग बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है यार बनाने में। तो अभी आप पॉज करके बना लो, फिर आप देख लेना, मैं भी डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। तो केसरी लेकर आए थे बाल गंगाधर तिलक, जो मराठी में होती थी, वीकली न्यूज़पेपर निकालते थे तिलक ये। और एक और न्यूज़पेपर निकालते थे वो महारट्टा, जो इंग्लिश में होती थी, ठीक है। लायन ऑफ पंजाब लाला लाजपत राय को बोला जाता था। सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका ने मुस्लिम लीग शुरू करवाया था। गदर पार्टी लाला हरदयाल थे जो शुरू किए थे। फिर अभिनव भारत महाराष्ट्र में एक्टिव थी,
ये रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी जो महाराष्ट्र में एक्टिव थी. So this was all about lesson 15. I hope you liked the video, and if you did, please mention that in the comments below. यार, I wait for those comments. कोई बोलता ही नहीं है. कोई बात नहीं. ठीक है. And if you're new to the channel, please subscribe. And if you're old to the channel, lots of love. And if even if you're a new subscriber, अगर आप अभी तुरंत क्लिक करने वाले हैं तो lots of love to you too. And even if you have not subscribed, lots of love to you too. Yeah, but please subscribe, it will really motivate me. So thank you so much for watching the video, and I'll see you in the next video. Bye bye.